नमस्कार, व्यूज टुडे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं अमित कुमार। हमेशा से जिस तरह से मैं चर्चाएं कुछ ना कुछ लेकर आता हूं और उन विषयों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ कोई ना कोई महानुभाव जरूर जुड़ते हैं। इस समय मुद्दा है धारा 370 को हटे हुए 1 वर्ष बीत चुका है और उसको लेकर भाजपा जश्न के माहौल में है। हाल ही में उन्होंने इस जश्न को लेकर एक पखवाड़ा मनाया था, जिसका अंत कुछ दिनों पहले ही एक संगीत भरी शाम के साथ भाजपा ने उस पूरे पखवाड़े का अंत किया। आखिर जम्मू कश्मीर में तो एक अलग अलग व्यंग है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में खासकर युवा काफी अपने आप को हताश मानता है कि जब 5 अगस्त 2019 से 5 अगस्त 2020 के बीच में 2020 के बीच में जो उन्हें सपने दिखाई देंगे, शायद वो सपने जो है वो पूरे होते नहीं दिखे। हालांकि बीजेपी इतना जरूर मानती है कि एक नई क्रांति जो है वो जम्मू कश्मीर में जरूर आई है। अब जम्मू कश्मीर के लोग क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते, ये तो जम्मू कश्मीर के लोग अच्छी तरह और भलीभांति से जानते हैं, लेकिन देश क्या सोचता है ये बेहद अहम है। एक जम्मू कश्मीर से बाहर का नागरिक क्या सोचता है जम्मू कश्मीर को लेकर, क्योंकि जो धारा 370 जब जम्मू कश्मीर से हटाई गई थी तो पूरे देश में एक इस तरह की लहर फैली थी कि एक ऐसा काम जो है वो भाजपा द्वारा किया गया है जो कि आज तक कई दशकों से नहीं कर पाए हैं। तो देश में एक मैसेज गया था कि जम्मू कश्मीर में एक अलग युग आया है। अब जम्मू कश्मीर के लोगों को पूरी तरह से नेशनलिस्ट कर दिया गया है। इस तरह की एक लहर जो देश भर में फैली थी, लेकिन अंततः आज 1 साल पूरा होने के बाद जम्मू कश्मीर के अलावा बाहर की दुनिया क्या समझती है, उसी विषय पर मेरे साथ एक सोशल एक्टिविस्ट जुड़ चुके हैं। आप यूट्यूब पर उन्हें बहुत बार देखते होंगे, बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतर बोलते हैं और अपने इस बयानों की वजह से ही कई बार विवादों में भी रहते हैं, क्योंकि सच बोलते हैं तो सच हमेशा कड़वा होता है। यही वजह हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस समय मोहित शर्मा जी, जो कि सोशल एक्टिविस्ट है। मोहित जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। जी जी, धन्यवाद सर आपका। मोहित जी, जिस तरह से मैं अभी देख पा रहा हूँ, आपके पीछे हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहरा रहा है और आप एक बड़े देशभक्त हैं, लेकिन हमेशा से आपकी जो टिप्पणियां होती हैं वो कई लोगों को कड़वी लग जाती हैं। शायद उन्हें पार्टीवादी से जोड़कर जब देखा जाता है तो वो उन्हें काफी कड़वी लगती है। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि मैं आपको बतौर एक इंडिविजुअल, एक समाज सेवी होने के, और आप दिल्ली में रहते हैं तो देश के कोने में रहने के मुताबिक आप क्या समझते हैं कि धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटा है, 1 साल पूरा हो चुका है, आपकी नजर में जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या फायदे हुए हैं इसके बाद और क्या कुछ नुकसान भी हुए हैं? देखिए, जिस तरीके से मैं आपको बताऊं कि जम्मू कश्मीर का इतिहास भारत से बिल्कुल अलग रहा है। 26 अक्टूबर 1947 को ये भारत के अंदर विलय हुआ था। जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है और राजा हरि सिंह ने इसको भारत में यह सोचकर नहीं मिलाया था, इसको स्वतंत्र रखने की मांग इसलिए करी थी क्योंकि उनकी सोच और सपना था जम्मू कश्मीर को स्विट्जरलैंड जैसा बनाना। लेकिन मैं आपको बताऊं कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 के हट जाने के बाद देश की तमाम लोगों के अंदर यही इच्छा थी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने देश के लोगों के अंदर ये बात को डाला था कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 के हट जाने के बाद वहां पे आतंकवादी घटनाएं खत्म हो जाएंगी, वहां पर एक आम व्यक्ति आसानी से आ सकता है, जा सकता है और जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उन्हें बेहतर शिक्षा दी जाएगी, उन्हें बेहतर स्वास्थ्य दिया जाएगा और तमाम तरीके की रोजगार की व्यवस्था जम्मू कश्मीर के अंदर की जाएगी। यही सोच के बाद जम्मू कश्मीर के एक भी व्यक्ति ने किसी भी तरीके का कोई एग्रेसिव होकर जम्मू कश्मीर से कोई भी ऐसी घटना की खबर नहीं आई जो हृदय को दुखाए और दिल को दुखद करे। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के अलावा देश के तमाम लोगों के साथ में एक खेल शुरू करा है देश की तमाम संस्थाओं को बेचने का। आज मैं आपको बताऊं कि जम्मू कश्मीर की आप बात कर रहे हैं मेरे भाई, जम्मू कश्मीर के अलावा आज देश की तमाम जगहों का बुरा हाल है। मैं देश की राजधानी दिल्ली में रहता हूं और मैं आपको बताऊं कि लोगों को यहाँ क्या सपना दिखाया गया था कि आप जम्मू कश्मीर में जाके मकान खरीदेंगे, जम्मू कश्मीर में आप रहेंगे, ये सपना दिखाया गया था। और ये सपना अब हकीकत में जब तब्दील हो रहा है ना, तो आप देखिए हकीकत इसकी ये है कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर लोग आ रहे हैं रोटी की तलाश में, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग आज तरस रहे हैं अपनी आजादी के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए, रोटी के लिए, खान पान के लिए। और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों को और तमाम तरीके के लोगों को सपना दिखाया गया था कि जम्मू कश्मीर से आतंकवादी घटनाएं खत्म हो जाएंगी, जिस तरीके से एक ट्रक ड्राइवर, एक सेब ड्राइवर जो है यहाँ से सेब लेकर निकलता है और उसकी हत्या हो जाती है, तो क्या जम्मू कश्मीर के अंदर अभी भी आतंकवादी घटनाएं नहीं हो रही? लेकिन इन्हों का क्या मोटिव था कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाकर देश के अंदर दंगे कराना। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के सामने एक विभिन्न तरीके की समस्याएं थी। देश के अंदर 565 देसी रियासतें थी जिनको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मिलाने में उनकी एक अहम भूमिका रही, लेकिन जूनागढ़, हैदराबाद
और जम्मू कश्मीर, 3 रियासतें ऐसी थी जिनको भारत में मिलाना एक बहुत बड़े संदर्भ में एक बहुत बड़ी बात खड़ी हो गई थी इनको मिलाने में। लेकिन फिर भी जम्मू कश्मीर आज हमारे देश का हिस्सा है और हमें इस बात पे गर्व है। एक बात और आपने कही कि भैया आप देशभक्ति, जनाब आज मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आज मेरे मस्तिष्क पर तिलक है और हम सत्य की बात करते हैं तो हम हिंदू नहीं है, क्योंकि आज जो तिलक लगा रहा है और बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रहा वो हिंदू नहीं है, और जो तिरंगे के नीचे बैठा हुआ है और बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रहा वो राष्ट्रवादी नहीं है। उसे अपनी देशभक्ति का प्रूफ देना पड़ेगा। और जो इस देश के अंदर आवाज उठाता है तो या तो उसके ऊपर एनएसए लगा दी जाती है या रासुका लगा दी जाती है या फिर उसको नजरबंद कर दिया जाता है इस देश के अंदर। तो आप बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की, जनाब अगर मैं देखूं तो मैं इस लिहाज से देखता हूं जम्मू कश्मीर को कि आज जम्मू कश्मीर का एक छोटा सा बच्चा, उसकी क्या गलती है कि आपने पूरे देश के अंदर आपातकाल लगा दिया। कोरोना जैसी स्थिति के तहत मैं आपको बताऊं कि जम्मू कश्मीर के अलावा देश की 11 रियासतें ऐसी हैं जहां पर धारा 371, 372 लागू है। उन राज्यों का क्या? 14 अगस्त को 15 अगस्त सन 1947 को ये देश आजाद हुआ और जब 15 अगस्त 2020 को समस्त देश, भारत देश का जो तिरंगा आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये लहरा रहा था और देश के प्रधानमंत्री जी लाल किले से जुमलों की बौछार कर रहे थे, बारिश कर रहे थे, उस समय नागालैंड के अंदर 14 अगस्त को नागा समुदाय का झंडा लहराया जाता है। आखिर देश के प्रधानमंत्री जी ने क्यों नागालैंड को इतना अधिकार और इतना संविधान दिया कि एक और जम्मू कश्मीर से धारा 370 हट जाती है और नागालैंड के अंदर एक दूसरे देश का झंडा लहराया जाता है? आखिर इन सब बात से देश के अंदर ये संवेग पैदा नहीं होता कि एक और तो आप एक राज्य को कहते हैं कि इसमें अलग संविधान है, अलग कानून है, यहाँ सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती, जिस कारण से आप धारा 370 को हटा देते हैं, और दूसरी ओर इस तरीके की घटना नागालैंड से सामने आती है। तो ये सरकार का दोहरा चरित्र है। मैं यहाँ पे एक बात पूछना चाहूंगा आपसे, क्योंकि आज के दौर में जम्मू कश्मीर में जितने भी दल हैं, चाहे वो विपक्ष के नेता जो है, जो जिन्हें की बंद किया गया था और अब उन्हें रिहा कर दिया गया है, उन्होंने भी कल एक बैठक की है और सभी ने एकजुट होकर एक परामर्श किया है। उन्होंने कहा कि धारा 370 को वापस लाना उनके लिए मुद्दा नहीं है। वो इस मानसिकता में जरूर है कि चलिए धारा 370 अपने हटा दी किसी भी तरह से, लेकिन अब उनका मुद्दा यह है कि कम से कम जम्मू कश्मीर के लोगों को एक शांति, एक पीस ऑफ माइंड तो दी जाए कि आपको यदि धारा 370 हटाया गया है तो आपको कुछ अलग से मिलेगा, आपको जो यहाँ पर विकास रुका हुआ था वो विकास जो है वो आगे बढ़ेगा। उनका ये कहना है कि क्या धारा 370 पहले हटने से पहले क्या बाकी देशवासियों की ये सोच थी कि जम्मू कश्मीर का जो लोग हैं वो देशभक्त नहीं है? धारा 370 हटने के बाद ज्यादा देशभक्ति उनमें आ चुकी है। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं मेरे भाई कि आप अगर देश के इतिहास को एक बार खंगालने की कोशिश करें ना भारतीय जनता पार्टी के राज में, तो आपको साफ और सफेद शब्दों में दिखाई देगा कि अक्षरधाम मंदिर पे हमला, संसद पे हमला, उरी हमला, पठानकोट हमला, इनकी डेट और चुनाव की तारीख की डेट एक बार मिलाकर देखिए। इन तमाम डेटें आपको क्यों हमारे देश के अंदर चुनाव के समय में ही हमला होता है, क्यों आतंकवादी घटनाएं होती हैं। और आप तो बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की, अरे भैया हम दिल्ली में रहते हुए हमें इस बात का सबूत देना पड़ रहा है, हिंदू होते हुए अगर हम सच की आवाज उठा रहे हैं तो हमारे को ये लोग देशभक्त ना बताकर राष्ट्रद्रोह बताते हैं। और ये तो इनकी कोशिश नहीं हो रही, वरना ये हमारे ऊपर 124 ए का मुकदमा लगाकर हमारे को देशद्रोह साबित कर दें। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से इन्होंने जम्मू कश्मीर का मॉडल तैयार करा था और इस देश की प्रिंट मीडिया और इस देश की मीडिया ने जिस तरीके से एक रुख अपनाया था कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 के हट जाने के बाद हर एक आम नागरिक वहां पर घर ले सकेगा, वहां पर रह सकेगा। क्या आप एक बात बताइए, आप एज अ जर्नलिस्ट, जम्मू कश्मीर के पत्रकार होने के नाते आप मुझे बताइए कि अब तक भारत से कितने लोगों ने जम्मू कश्मीर में आकर रह रहे हैं, जम्मू कश्मीर में आकर मकान खरीदा है या जम्मू कश्मीर में व्यापार लगाया है? जम्मू कश्मीर की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। इवन की मल्टीनेशनल कंपनीज के जो प्रतिनिधि हैं उनके लिए एक यहाँ पे शिष्टमंडल आना था, लेकिन वो भी अभी तरह से पूरी तरह से प्रीमेच्योर है। अभी तक हमें कुछ भी ऐसा यहाँ पर नहीं दिखाई दिया जिससे ये कहा जाए कि बाहर के बड़े बड़े निवेशकों ने जम्मू कश्मीर में अपनी रुचि दिखाई है। हाँ, इतना जरूर है कि जम्मू कश्मीर से अभी तक युवा जो है वो 4G को तलाश रहे हैं। इतना जरूर है कि धारा 370 हटने के बाद 3 नए टोल प्लाजा जो है वो जम्मू जो मुख्य द्वार है लखनपुर, वहां से लेके मुख्य जम्मू सिटी तक जोड़ दिया गया, जिससे लोगों को अपनी जेब और ज्यादा हल्की करनी पड़ रही है। यानी पैसे आने के स्रोत कम है और देने के स्रोत ज्यादा खुल चुके हैं। देखिए सर, मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर से हमारा विवाद पाकिस्तान से है या नहीं है? हाँ या ना में?
देखिए वो एक अलग एक मिनट, मैं आपको इस बात को संक्षेप में समझाऊंगा। पूरे देश को ये बात समझ में आनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर से हमारा विवाद है। पाकिस्तान लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादी घटनाएं करता है, लेकिन उसके बावजूद भी देश के प्रधानमंत्री जी बिन बुलाए वहां बिरयानी खाने जाते हैं। जब देश के प्रधानमंत्री जी वहां बिरयानी खाने जा सकते हैं तो उनको भी तो देशभक्ति का सबूत देना पड़ेगा। देश के लोगों को वो गोली मार रहे हैं, सरेआम घर में घुस के जम्मू कश्मीर के लोगों को गोली मार दी जाती है उन आतंकवादियों के द्वारा, और देश के प्रधानमंत्री जी वहां बिरयानी खाने जाते हैं। नहीं, लेकिन क्या उन्हें शर्म नहीं आती इस बात के लिए? लेकिन उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक का भी तो होता है ना, एक मैटर ऑफ डिप्लोमेसी जो है कहकर उसे जो है एक किनारे पे किया जा सकता है उस बात को। देखिए, मैं 2 लाइन पढ़ना चाहता हूं कि आपने पुलवामा की बात करी है, तो मैं पढ़ना चाहता हूं कि पुलवामा में वीर शहीदों ने जो जान देश पर वारी है, ये दुश्मन की औकात नहीं, ये अपनों की गद्दारी है, ये अपनों की गद्दारी है। ये जो अपने देश के गद्दार हैं ना, जो अपने देश के जयचंद हैं, जो चंद वोटों के खातिर अपनी भारत माँ के वीर सपूतों का सौदा कर देते हैं। जनाब, हमारे देश के अंदर इस बात की सीबीआई जांच हो जाती है कि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ कैसी हुई, लेकिन हमारे देश में इस बात की सीबीआई जांच नहीं होती कि पुलवामा में हमारे देश के वीर जवान कैसे शहीद हुए और कैसे हमारे देश के वीर जवान सैनिक चाइना बॉर्डर पर शहीद हो जाते हैं। इन सभी सवालों का जवाब हमारे देश की सरकार नहीं देती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं कि अगर मैं दिल्ली से निकल रहा हूं ना जम्मू कश्मीर के लिए, तो जनाब मैं एक रिवॉल्वर जेब में अंदर लगाकर नहीं जा सकता, और वहां पर 350 किलो आरडीएक्स आ जाता है और वो पता नहीं चलता कि वो आरडीएक्स आया तो आया कैसे, उसका पता नहीं चलता। क्या आपको इसमें शक और आशंका की बू नहीं आती कि इसमें कहीं ना कहीं नेताओं के षड्यंत्र की बू है? क्योंकि ये चंद वोटों के खातिर भारत माँ के वीर सपूतों का सौदा कर सकते हैं और उन्हें कुर्सी के खातिर मरवा भी सकते हैं। नहीं, लेकिन नहीं मोहित जी, यहाँ पर मैं आपके साथ बिल्कुल वो नहीं करूंगा, तवक्को नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें एक बड़ी बात यह है कि यदि जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि वहां पर कैसे पहुंचा, उसके लिए जो लोकल सपोर्ट और यदि उसमें नेता राजनेताओं का हस्तक्षेप भी हो सकता है, तो उसी वजह से धारा 370 के बाद कश्मीर के मैक्सिमम जो लीडर्स हैं उन्हें घरों में नजरबंद किया गया है। उसके अलावा जिस तरह हाल ही में एक डीएसपी साहब है, उन्हें भी इसी मामले में पूरा एनआईए के मामले में पकड़ा गया था, जिनसे अभी तक पूरी पूछताछ चल रही है और कई नए खुलासे जो हैं वो हो रहे हैं। शायद देखिए, मैं आपको बता दूं, आप बात कर रहे हैं डीएसपी देविंदर सिंह की। डीएसपी देविंदर सिंह जमानत पे बाहर है, और मैं आपको बता दूं कि भैया ये देश के अंदर जो आप जम्मू कश्मीर का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं ना, जम्मू कश्मीर की जो स्थिति को इन्होंने बेहतर बनाने की बात करी थी, उसके अलावा देश के तमाम राज्यों की स्थिति आज भारतीय जनता पार्टी के राज में बेकार हो चुकी है। मैं आपको बता दूं कि आज देश के अंदर एयर इंडिया बिक रहा है। जम्मू कश्मीर की जनता यही जानना चाहती है कि क्या जम्मू कश्मीर का इस धारा 370 हटने के बाद कुछ फायदा हो पाया है या सिर्फ एक राजनीति का एक विषय बन के ही रह चुका है? मेरे भाई, एक बात बताइए कि चलिए आपकी बात को मैं बड़ी करते हुए बता देता हूं कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 लग रही थी। देश के तमाम राज्यों में कौन सी धारा लगी हुई है जहां पर एमटीएनएल, बीएसएनएल, एयर इंडिया, रेलवे तक का निजीकरण कर दिया जाता है। देश के अंदर एयरपोर्ट बेच दिए जाते हैं, देश के अंदर सारी सरकारी तमाम संस्थाएं बेच सकती हैं। तो आप एक बात बताइए कि जम्मू कश्मीर के अंदर कैसे बेहतर होगा सब कुछ, जब देश के यही बेहतर नहीं है। आप लोगों को मैं बता दूं कि बेंगलोर के अंदर अभी हिंसा होती है, और इस देश के अंदर हिंसा आज बहुत छोटी आम बात ले चुकी है। आप जम्मू कश्मीर के अंदर बात कर रहे हैं मेरे भाई, देश की तमाम जगहों से हिंसा की खबर आती है, लेकिन आप तक और हम तक इसलिए नहीं पहुंचती क्योंकि देश का मीडिया बिक चुका है, और इस मीडिया जो सत्य दिखाने का काम नहीं कर रहा, और एक शो के दौरान माँ बहन तक की गाली दे दी जाती है। ये लोग क्या जानते हैं जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में? जरा इनसे पूछिए, जो बैठ जाते हैं नेशनल चैनल की डिबेट पे। राजा हरि सिंह ने जब जम्मू कश्मीर का विलय भारत के अंदर कराया, तो जानते हैं उस समय हमारे देश के अंदर क्या क्या समस्या थी? 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया था, लेकिन फिर भी जम्मू कश्मीर भारत के अंदर विलय नहीं हुआ। उस समय सरदार पटेल, पंडित नेहरू, महात्मा गांधी जैसे लोगों ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह से बात करी, और 26 अक्टूबर की रात को जम्मू कश्मीर के अंदर उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करे राजा हरि सिंह ने, और जिसके कारण जम्मू कश्मीर हमारे देश का हिस्सा बना और अभिन्न अंग बना। आप एक बात बताइए, इसके अलावा देश के 11 राज्य हैं जहां पर धारा 371 और 372 लगी हुई है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या जम्मू कश्मीर से धारा 370 हट जाने के बाद पूरे देश के तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों को और देश के तमाम भारतवर्ष के नागरिकों को यही लगता था कि ये जो 3 रंग का झंडा आप मेरे पीछे देख रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का, ये एक होगा, और देश के अंदर जो लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए छवि बनाई गई थी कि यहाँ के लोग देशभक्ति नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ के हों या देश के तमाम जगह के लोग,
हर एक व्यक्ति इस तिरंगे से उतना ही प्यार करता है जितना वो प्यार अपने माँ बाप से करता है। एक बार को इस देश के व्यक्ति अपनी माँ से प्यार ना करते हो, लेकिन इस भारत की भूमि से प्यार करते हैं। और जम्मू कश्मीर के लोगों ने इस बात का करा और मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दे चुके हैं। जब पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के अंदर हमला करता है तो जम्मू कश्मीर के सारे लोग एक होकर, हिंदू मुस्लिम एक होकर, सिख ईसाई एक होकर आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देता है। और बात आती है अब कश्मीरी पंडितों की। 1990 में विश्वनाथ प्रताप के समर्थक से, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जहां कश्मीरी पंडितों को निकाला गया। एक सरपंच की कश्मीर के अंदर हत्या हो जाती है भारतीय जनता पार्टी के राज में। तो ये एक ऐसा मेमो तैयार किया जाता है कि जिससे लोगों के अंदर मतभेद पैदा हो जाए। मेरे भाई, एज अ रिपोर्टर, एज अ पत्रकार, आप भी इस बात के लिए जानते हैं कि लोगों के अंदर एक बार को मतभेद पैदा हो जाए तो चलता है, लेकिन अगर लोगों के मन के अंदर मनभेद हो जाए ना, तो उसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाती है। और आज मैं देश की आर्थिक राजधानी दिल्ली में बैठा हुआ हूं, जो देश की राजधानी है, भारत की राजधानी है। मेरे भाई, आज मैं, अगर आप दिल्ली के अंदर आए या आप अगर एक छोटे से बच्चे से पूछें कि बेटा आपके फादर का क्या नाम है और बेटा आपकी मदर का क्या नाम है, तो शायद एक बार को वो छोटा सा बच्चा हिचकिचाएगा। लेकिन जनाब, जब आप उस छोटे से बच्चे से पूछेंगे ना कि बेटा आपकी कास्ट क्या है, तो वो आपको बखूबी बता देगा कि वो हिंदू है या मुस्लिम है। तो आज बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, देश की जनता के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। और यही बात जम्मू कश्मीर के लोगों को समझनी होगी कि ये आपको कहां से बेहतर बनाएंगे। पूरे देश को बेच दिया और आप बेहतर बनने की सोच रहे हैं अभी तक। तो इन जैसे लोगों को जब तक देश से नहीं निकाला जाएगा, निश्चित इस देश का बेड़ा गर्क होना तय है। मैं जी इस डिस्कशन को कंक्लूड कर लूंगा। लास्ट में मेरा एक क्वेश्चन है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की यदि हम विचारधारा की बात करें तो यहाँ के जो लोग हैं वो ये जरूर सोचते हैं कि भारत में जो भी इस समय स्थिति चल रही है, कुछ भी हो, लेकिन जो विश्व में भारत की एक छवि अलग से जरूर मजबूत हुई है, ये धारणा जम्मू कश्मीर के लोगों की जरूर है। और ऐसे में जम्मू कश्मीर के लोग ये भी बोलते हैं कि शायद जम्मू कश्मीर में भाजपा का आधार हो या ना हो, लेकिन केंद्र में यदि एक बार फिर मौका देना पड़ेगा तो एक बार फिर नरेंद्र मोदी को मौका जो वो दिया जाएगा। इस तरह का सोच है। इसके साथ देखिए, आपने विदेश की बात करी तो मैं इस पे एक लाइन पढ़ना चाहूंगा, एक और करना चाहूंगा कि लोगों का सवाल ये होता है कि यदि केंद्र में नरेंद्र मोदी नहीं तो फिर आखिर कौन। जी, मैं आपको इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं, तो आप मेरी बात सुनिए। आपने कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी नहीं तो आखिर कौन। एक बात बताइए, इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर मनमोहन सिंह और देश के तमाम बड़े बड़े लोग। और आपको बताऊं कि अगर आप वीरों की बात याद करें तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह जैसे लोगों को इस मातृभूमि की माओं ने पैदा करा है। और आपने बात करी विदेशी की, तो भैया मैं आपको बता दूं कि जहां सरेंडर हुआ नरेंद्र, वो गलवान हमारा है। जहां सरेंडर हुआ नरेंद्र, वो गलवान हमारा है और वो गलवान हमसे कोई नहीं छीन सकता। जब डोकलाम से चाइना के सैनिक देश के अंदर घुसते हैं, उस समय भारत के प्रधानमंत्री जी वहां पर झूला झूल रहे होते हैं उनके प्रधानमंत्री के साथ में, जिनपिंग के साथ में। और आपको एक बात बता दूं, आप विदेश नीति की बात करते हैं, नेपाल जैसा छोटा सा देश आज हमें आंख दिखा रहा है, चाइना हमारे को आंख दिखा रहा है, उधर से पाकिस्तान हमें आंख दिखा रहा है। तो ये मोदी जी क्या विदेश नीति समझते हैं क्या? एक बात बताइए, विदेश नीति के तहत जहां राफेल पूरे देश में सस्ते दामों पे विदेश खरीदता है और वही राफेल हमारे यहाँ पर दुगने दामों पे खरीदा जाता है, तो ये मोदी जी की विदेश नीति है क्या? आज अमेरिका जैसा देश का प्रधानमंत्री हमारे देश को लेकर झूठ बोल देता है, ये मोदी जी की विदेश नीति है। देश के अंदर बलात्कार की घटनाएं बढ़ जाती हैं, बेरोजगारी की समस्या बढ़ जाती है। इनके नेता कुलदीप सिंह सेंगर, चिन्मयानंद, नित्यानंद जैसे लोग बहन बेटियों के साथ में देश के अंदर बलात्कार करते हैं और ये लोग चुप रहते हैं। उन्नाव और कठुआ के अंदर गैंगरेप की घटनाएं बढ़ती हैं। उन्नाव कठुआ के गैंगरेप को भले ही देश की सरकार और मीडिया भूल जाए, लेकिन हम उस दर्दनाक कांड को कभी नहीं भूल सकते। जम्मू कश्मीर के अंदर पुलवामा की घटना को कभी नहीं भूल सकते। जम्मू कश्मीर के अंदर जो लोगों का लहू बहा है उसको हम हरगिज नहीं भूल सकते। 1990 में कश्मीरी पंडितों को जो भगाया गया है वो हम हरगिज नहीं भूल सकते। और ये सारी घटनाएं जो रचित की गई हैं, देश के इतिहास को जानने की कोशिश करिए। और मेरी देश की जनता से अपील है कि जिस दिन हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक हो गए ना, इन राजनीतिक लोगों की औकात नहीं है कि हमें तोड़ सकें। और मैं आपको बता दूं कि माननीय इंदिरा गांधी जी जो देश की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने भी यही बात बोली थी कि अगर ये देश टूटेगा तो अंग्रेजों के इसी कॉन्सेप्ट से टूटेगा, फूट डालो और शासन करो। और यही कॉन्सेप्ट आज देश से गुंगरे अंग्रेजों के जाने के बाद ये काले अंग्रेज उसी नीति को लागू कर रहे हैं। देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम
के नाम पर, कॉन्सेप्ट के नाम पर लोगों को डिवाइड करने की नीति जारी है। कहीं हिंदू मुस्लिम के दंगे नजर आते हैं, कभी दिल्ली में नजर आते हैं तो कभी बेंगलोर में नजर आते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा भारतवर्ष जल रहा है और उसको जलते भारतवर्ष को लेकर इस देश के अंदर बात नहीं की जाती। इस देश के अंदर बात की जाती है तो जाति की, धर्म की, मंदिर की और मस्जिद की। मैं आपको बता दूं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। और आप हिंदू और मुस्लिम की बात करते हैं। भैया एक बात बताइए कि अगर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद यह सोचते कि वो मुस्लिम हैं तो क्या इस देश को मिसाइल मिल पाती? इस देश को परमाणु परीक्षित बनाने वाले होमी बाबा अगर वह यह सोचते कि मैं हिंदू हूं, मुस्लिम हूं, तो क्या इस देश को परमाणु मिल पाता? तो भाई बहुत ही लोगों ने इस देश को खून देकर इस देश की मातृभूमि को आजाद कराया है। और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, बड़ी छाती चौड़ी करके कह सकता हूं, मुझे गर्व है इस भारत देश की मिट्टी पे, मुझे गर्व है अपने आप को भारतीय कहते हुए। मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई होने से पहले मैं भारत देश का नागरिक हूं, भारतीय हूं और इस देश के अंदर अमन, चैन और शांति की बात करता हूं। चाहे वो मेरे देश का जम्मू कश्मीर का हिस्सा हो, चाहे वो मेरे देश का बेंगलोर हो, चाहे फिर वो मेरे देश की राजधानी दिल्ली हो। और मेरे देश के तमाम लोगों से मेरी अपील है, अगर भारत देश को बचाना है तो इन काले अंग्रेजों को भगाना होगा इस देश से। जो राजनेता इस देश के अंदर आप पे और हम पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, अब उन राजनेताओं को कहना पड़ेगा कि अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो अपने बच्चों पे करके देखिए। क्योंकि जब ये अपने बच्चों पे एक्सपेरिमेंट करेंगे ना, जब राजनेताओं के बच्चे सरहद पे खड़े नजर आएंगे तो मेरे भाई उस दिन आप मुझसे लिखवा कर ले लीजिए, इस देश के अंदर एक भी व्यक्ति की हत्या नहीं होगी, सरहद पे एक भी जवान नहीं मरेगा। क्योंकि सरहद पे जवान आज इसलिए मर जाते हैं क्योंकि वहां राजनेताओं के बच्चे नहीं हैं। और आज आप एक छोटी सी बात देख के देखिए कि मेरे देश के अंदर, मेरे भारतवर्ष के अंदर जम्मू कश्मीर से धारा 370 हट जाती है। कोविड जैसी महामारी में दारू के ठेके खुल जाते हैं, सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चुनावी प्रचार भी हो जाता है, पर मेरे देश के अंदर स्कूल नहीं खुलते। जानते हैं क्यों? और स्कूल और पढ़ाई की समस्या जम्मू कश्मीर के अंदर भी बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि ये लोग डरते हैं शिक्षा से। क्योंकि अगर पढ़ेगा इंडिया तो भाजपा से सवाल पूछेगा इंडिया, और उन सवालों के जवाब इनके पास नहीं है। क्योंकि ये तो कहते हैं कि भैया हम तो मजाक मजाक में खेलते खेलते पढ़ गए। तो भाई आप सोच लीजिए कि देश को एक पढ़ा लिखा व्यक्ति बेहतर चला सकता है, ना कि एक अनपढ़ व्यक्ति। जिस व्यक्ति को ग्लोबल नहीं बोलना आता, जिसे आत्मनिर्भर बोलने के लिए एक पत्रकार की जरूरत पड़ती है, आज वो इस देश की कमान संभाल रहे हैं। तो ये बहुत हमारे लिए शर्मसार बात है। लेकिन आप लोगों से अपील करना चाहूंगा कि आपको और हमें दोनों को मिलकर अब इस देश के अंदर इस सरकार को हटाना है और ऐसी सरकार को लाना है, एक ऐसे व्यक्ति को चुनना है जो देश के अंदर देश के हित के लिए सोचे, देश के लोगों के हित के लिए सोचे, जो हिंदू मुस्लिम की बात ना करके बात करे शिक्षा पे, बात करे स्वास्थ्य पे, बात करे बेरोजगारी पे, और बात करे इस तरीके से कि देश के युवाओं को किस प्रकार शिक्षित बनाकर पूरे देश के अंदर एक बार फिर भारत देश के गौरव का परचम लहराया जाए, एक बार फिर भारत देश के अंदर वसुदेव कुटुंबकम की नीति को अपनाया जाए, और एक बार फिर भारत देश की संस्कृति को, वेशभूषा को पूजा जाए, और एक बार फिर ये जब बात आए भारत की तो लोग कहें कि भारत एकमात्र एक ऐसा देश है जहां दिवाली की भी रौनक देखने को मिलती है और रमजान की भी रौनक देखने को मिलती है। और आपको और हमें दोनों को मिलके इस रौनक को बरकरार रखने का प्रयास करना है। तो बस इसी तमाम शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और इतना कहना चाहूंगा, इन राजनेताओं के चक्कर में आकर कभी भी भारत देश के किसी भी व्यक्ति को चोट मत पहुंचाइए, हानि मत पहुंचाइए, क्योंकि इस देश में चोट लगने वाला भी आपका भाई है और चोट देने वाला भी आपका भाई है। बस राजनेता आपको भड़का देते हैं और आप अपनी समझ और अपनी सोच का इस्तेमाल कर अब इन राजनेताओं को इस देश से भगाने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल। और जिस तरह से हम सोच रहे हैं कि मौजूदा समय में जो परिस्थितियां जम्मू कश्मीर में चल रही हैं, उसका लेकर हमारे जम्मू कश्मीर के युवाओं को जितना गुस्सा है, जितनी गर्मी है, शायद उससे ज्यादा गर्माहट देश के अन्य कोनों में भी है। क्योंकि मोहित शर्मा जी को सुनकर हमें वो लगता है कि जम्मू कश्मीर से ज्यादा गर्मी देश के बाकी कोनों में जम्मू कश्मीर को। देखिए, जम्मू कश्मीर और देश के तमाम युवाओं को सिर्फ एक छोटा सा मैसेज ये देना चाहूंगा कि सरकार के मुंह पे कड़ा तमाचा मारिए बेहतर शिक्षा लेकर, क्योंकि जब पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। और आप बेहतर शिक्षा हासिल कीजिए, क्योंकि शिक्षा आपका और हमारा अधिकार है। और जिस दिन हम शिक्षा हासिल कर लेंगे ना, उस दिन हम इन राजनेताओं को हराने में समझ लीजिए 99.9% काबिल हो जाएंगे। तो शिक्षा आपका और हमारा अधिकार है। और जम्मू कश्मीर और देश के तमाम युवाओं से मेरी अपील है कि भैया शिक्षा लीजिए और बेहतर से बेहतर शिक्षा लीजिए और देश को एकजुट और एक साथ रखने की बात कीजिए।
बिल्कुल मोहित जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। हम इन फ्यूचर भी कोशिश करेंगे कि कोई बर्निंग इश्यूज होंगे तो आपको जरूर अपने साथ जोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। तो फिलहाल दर्शकों, आप भी फिलहाल मुझे यानी अमित कुमार और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।